अच्छा मेरे बच्चों, द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनानी होती है, कीप रिमेंबर ये आपके दो एक्सिस होते हैं, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग आप लिखते हो एनर्जी, ठीक है जी, और एक्स एक्सिस के अलोंग आप लिखते हो रिएक्शन पाथवे, ठीक है जी। यहां इसको हम लोग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ये दोनों का मीनिंग जो है वो सेम होता है, रिएक्शन पाथवे और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अच्छा जी, अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसकी कैसे बनती है, इसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो ऊपर होते हैं इस तरह, ये रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल ज्यादा होता है। प्रोडक्ट्स जो है वो थोड़ी देर के बाद बनते हैं, जब रिएक्शन प्रोग्रेस करता है तो वो उनका एनर्जी लेवल कम होता है, प्रोडक्ट्स नीचे होते हैं। यानी इसका देखें एनर्जी लेवल ज्यादा है, प्रोडक्ट्स का कम है। तो जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट ऊपर बनाने हैं, प्रोडक्ट नीचे बनाने हैं। और दूसरी चीज, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन करने के लिए ये एक पहाड़ बना देंगे आप लोग, एक माउंटेन बना देंगे। ये रिएक्टेंट से लेके और पहाड़ की चोटी तक का फासला, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है जी। और ये एक्टिवेशन एनर्जी को EA से डिनोट करते हैं जी। आप लोगों को मैं बार बार कैटलिस्ट की डेफिनेशन जो है वो बताता रहता हूं। कैटलिस्ट क्या होता है मैंने पहले भी बताया हुआ है, अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है जी। अ सब्सटेंस दैट increases the speed of reaction by lowering its activation energy, ठीक है जी। एक्टिवेशन एनर्जी को ये लोअर कर देता है जी बच्चों, ठीक है। तो अगर कैटलिस्ट यूज करेंगे तो इस तरह एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ कम हो जाएगी ये। तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन यू आर गोइंग टू यूज द कैटलिस्ट। यानी जब कैटलिस्ट आप लोग यूज नहीं करते हो, ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट के बगैर। और एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, किसी भी रिएक्शन को जब आपने स्टार्ट करना होता है तो उसको इनिशियली आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो जो एनर्जी इनिशियली उसको हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और इसकी नॉर्मली एग्जांपल मैं बच्चों को पेट्रोल की सूरत में दिया करता हूं कि पेट्रोल के अंदर बहुत सी एनर्जी है, लेकिन वो पड़ा पड़ा आपको एनर्जी देनी नहीं शुरू कर देगा जब तक आप उसके अंदर माचिस की तीली नहीं डालते। माचिस की जो तीली होती है वो उसको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है, और एक बार उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाए तो उसके बाद वो खुद ब खुद जो है वो आपको हीट एनर्जी जो है वो देनी शुरू कर देता है। तो कैटलिस्ट जो होता है वो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये रिएक्टेंट से लेके पहाड़ की चोटी तक सिर्फ एक एरो लगाना है, यानी ये दोनों तरफ एरो नहीं लगाना होता। ये इस तरह लिखा होता है कई बुक्स में, दिस इज रॉन्ग। यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट, और जहां पे माउंटेन का टॉप है वहां पे आपने हेड लगाना है, और ये चीज एक्टिवेशन एनर्जी है। और कैटलिस्ट यूज करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ये सिर्फ इतनी सी एक्टिवेशन एनर्जी है। विदाउट कैटलिस्ट इतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है आपकी। यू गॉट इट? अच्छा, उसके बाद जी बेटे कुछ पूछने लगे थे शरीफ साहब? सर मैंने कहा यस सर। अच्छा जी, रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है मेरे बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी चेंज, और इसकी वैल्यू नेगेटिव है। ये देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है जी, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। अब पेपर में नॉर्मली वो आपको एक इक्वेशन दे देता है, मसलन यहाँ पे देखें जी उसने दे दी SO2 प्लस O2 इज गोइंग टू फॉर्म SO3, और उसने लिख दिया डेल्टा H इज इक्वल टू -10 किलो जाउल पर मोल। ये इक्वेशन उसने लिखी हुई है आपको, सपोज करें, ठीक है जी, ये इक्वेशन है। और वो कहता है कि इस इक्वेशन को देख के इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओ। तो आप लोग कैसे बनाएंगे मेरे बच्चों? सबसे पहली चीज,
डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जहां पे डेल्टा एच नेगेटिव आ जाए एक्सोथर्मिक, तो आपने क्या करना है, रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे बना दें, दोनों को पहाड़ से ज्वाइन कर दें। रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी जगह पे रिएक्टेंट्स के नाम लिख दें जो लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो क्या है, SO2 और O2, और प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट के नाम लिख दें SO3, और डेल्टा एच की जो वैल्यू लिखी हुई है वो यहाँ पे लिख दें -10 किलो जॉल पर मोल। तो ये वैल्यूज आपने पुट करनी होती हैं। अक्सर वो कहते हैं कि जी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओ फॉर द अबव रिएक्शन, वो रिएक्शन ऊपर कहीं लिखा होता है और आप लोग सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम बस ये लिख देते हो, रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स की जो सिंबल्स हैं वो नहीं लिखते। और डेल्टा एच की वैल्यू अगर तो उसने गिवन की हुई है तो वेरी गुड, नहीं की हुई तो यहां पे डेल्टा एच बस नेगेटिव लिख दो। यू गॉट इट? सो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी। अच्छा, हादिया आप बताओ बेटे, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में से किसके एनर्जी कंटेंट ज्यादा है और किसके कम है? हादिया, आई थिंक प्रोडक्ट के। जी बेटे, प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट के कम है और रिएक्टेंट के ज्यादा है, क्योंकि इसकी एनर्जी देखो ज्यादा है, इसके पास एनर्जी कंटेंट कम है। तो द एनर्जी कंटेंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स दे आर ग्रेटर एज कंपेयर टू द एनर्जी कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। समझ लगी है हादिया? यस सर। The energy contents of reactants are greater than products। ठीक है जी। सो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें बेटे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो है वो हम करने जा रहे हैं इसी की एग्जांपल्स। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल्स क्या क्या होती हैं जी। सबसे पहली जो इसकी एग्जांपल होती है दैट इज द कंबस्टन। कंबस्टन का मतलब होता है मेरे बच्चों आग लगना। आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बताया था कि जिस चीज को आग लग जाती है इट कैचेस फायर, तो उसमें से हीट एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कंबस्टन जो है एक्सोथर्मिक होती है जी। कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स, किसी भी फ्यूल को आप आग लगा दें तो उसमें से हीट एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। तो ये इसकी पहली एग्जांपल है। दूसरी जो इसकी एग्जांपल है दैट इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है। ये वाटर बना देता है और साथ हीट निकलती है जी। ठीक है जी, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं जी। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आप लोग जो सांस लेते हो मेरे बच्चों, वो सांस जो है उसमें ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाती है। आपने जो खाना खाया होता है वो डाइजेस्ट होके, ठीक है जी, आपकी ब्लड के जरिए आपकी बॉडी के सेल्स तक चला जाता है। तो बॉडी के सेल्स में ये ग्लूकोज भी होता है और ऑक्सीजन भी होती है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है ये एक दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और साथ हीट एनर्जी निकलती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है एयर, ऑक्सीजन और वाटर के अंदर के जो रेस्पिरेशन होती है दैट इज द स्लो बर्निंग, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो हीट बनती है उसमें कंबस्टन नहीं होती, बर्निंग नहीं होती, बल्कि स्लो बर्निंग होती है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होके और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है और हीट निकलती है। इसको हम लोग रेस्पिरेशन का नाम देते हैं जी। सो दैट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। इससे जो हीट एनर्जी निकलती है उससे हमारी पूरी बॉडी जो है वो हॉट रहती है जी। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, दैट इज ड्यू टू द हीट एनर्जी इवॉल्व्ड। ठीक है जी। थर्ड इसकी जो एग्जांपल है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, जब भी कोई एसिड किसी भी बेस के साथ मिलती है, एसिड और बेस मिलते हैं,
तो उसके रिजल्ट में सॉल्ट और वाटर बनता है, तो इसमें भी हीट एनर्जी निकलती है। अगर आपके पास कोई एसिड है, उसमें बेस में डालो, तो आप उस बर्तन को हाथ लगा के देखो तो वो हॉट हुआ होगा। ठीक है जी, तो ये इसकी थर्ड एग्जांपल है जी। इसकी फोर्थ एग्जांपल जो है दैट इज फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस। फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस जो हैं, इनमें क्या होता है, फिशन क्या होती है बेटे, जब हम किसी भी हैवी एटम को जिसका प्रोटॉन नंबर 82 से ज्यादा हो, जिसके अंदर प्रोटॉन 82 से ज्यादा हो, उनके ऊपर जब हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो वो हैवी एटम टूट जाता है। टूट के उससे दो छोटे एटम बन जाते हैं, साथ हीट निकलती है और साथ 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। वो 3 न्यूट्रॉन जाके आगे फिर 3 हैवी एटम्स को तोड़ेंगे, ठीक है, फिर हीट निकलेगी और 3 न्यूट्रॉन, तो ये चेन एक रिएक्शन है, शुरू हो जाएगा। एटम बॉम्ब में एग्जैक्टली यही सीन होता है कि आप एक बार बस कह लो कि न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की देर होती है, तो उसके बाद इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि बस समझ लें कि पूरी दुनिया जो है वो फना कर सकती है वो। ठीक है जी, तो वो फिशन रिएक्शन होता है। ठीक है जी, दूसरा फ्यूजन रिएक्शन होता है। फ्यूजन रिएक्शन, हमारी जो सनलाइट है, सूरज के इर्द गिर्द हाइड्रोजन होती है, तो हाइड्रोजन के दो एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे के अंदर फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज करके एक न्यूक्लियस बन जाता है। दोनों हाइड्रोजन में एक एक प्रोटॉन था, तो वो एक ही न्यूक्लियस में दोनों प्रोटॉन आ गए हैं। तो प्रोटॉन नंबर 2 किसका होता है, हीलियम का। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन के दो एटम की फ्यूजन से हीलियम बन गया है और उसके रिजल्ट में भी हीट निकलती है। उसको जो है वो हम लोग फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। और एटम बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक जो बॉम्ब है दैट इज द हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो जब दुनिया पे इस्तेमाल हो गया तो समझो कि वो एटम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब को चलाने के लिए आपको पहले बहुत ज्यादा हीट चाहिए जो कि एटम बॉम्ब से मिलेगी, और बाद में उसकी एनर्जी फ्यूजन रिएक्शन करवाएगी तो वो हर चीज का सत्यानाश करके रख देगी जी। उसके बाद आखिरी जो चीज है दैट इज द चेंज ऑफ स्टेट। अगर आपके पास एक चीज गैस है, उसको आपने लिक्विड बनाना है, तो उसमें से हीट बाहर निकालनी पड़ती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और लिक्विड को सॉलिड बनाना है तो उसमें से भी हीट बाहर निकालनी पड़ती है, तो वो भी आपका एक्सोथर्मिक जो है वो रिएक्शन जो है वो होता है जी। तो ये 5 एग्जांपल्स जो हैं वो आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन